अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं टीवी GCUF। नाज़रीन, आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत ने जिनका ताल्लुक़ ना सिर्फ शोबा इब्लागियात के साथ है बल्कि वो एक लंबे अरसे से दरस व तदरीस के साथ भी मुंसलिक हैं। इनके नाम पर इतने एजाज़ात हैं कि अगर मैं उन्हीं का तज़किरा करना शुरू कर दूँ तो शायद हमारा ये पूरा शो उसी में चला जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में बतौर प्रोफेसर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर हनान अहमद साहिब। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, चूँकि आप एजुकेशन के साथ भी मुंसलिक हैं तो सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि एजुकेशन HEC की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर काफ़ी तनकीद सुनने को मिलती है, तो उसको आप लेकर क्या सोचते हैं? एजुकेशन के मेयार को हम कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें 2002 के बाद ऑनवर्ड जब ये HEC का डिपार्ट बनाया गया है मुशर्रफ साहब के दौर में, आप देखें उससे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता था। HEC के आने से जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टैंडर्ड में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। उसकी वजह इन्होंने रिसर्च जर्नल्स के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट किया है कि उसमें उन्होंने कैटेगरीज दी हैं कि आपने कहाँ पर रिसर्च छापनी है, प्लस HEC ने फंडिंग देना शुरू की है रिसर्च के लिए। और उससे ये हुआ कि हमारे जो नए रिसर्चर्स हैं डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट साइंसेस में, सोशल साइंसेस में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। डेफिनेटली अब हमारा अगर देखा जाए तो ये 15-16 साल का सफ़र है HEC का, तो ये तकरीबन स्टार्टिंग ही है, पर अभी बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो मैं समझता हूँ कि HEC को, जिसकी यूनिवर्सिटीज़ को इनक्रेज करना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ अपने लिए फंडिंग खुद जनरेट करें, एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज को स्ट्रॉन्गली इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। जितने भी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी यूनिवर्सिटियाँ सॉल्व करें, उसके साथ फंडिंग लें, उसके साथ कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग की जाए। HEC को इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। जहाँ तक HEC का ताल्लुक है फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स से, मैं समझता हूँ कि डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आ रही है। क्रिटिसिज्म डेफिनेटली, क्योंकि जब कोई पॉलिसी बनती है, कोई चीज़ होती है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क आता है। कई मरतबा हमारे यहाँ जिस तरह का कल्चर है ख़ास तरह का, मैं समझता हूँ कि अगर आप जनरली देखा जाए तो HEC ने डिलीवर किया है, या कि आप ये नहीं कह सकते कि HEC ने डिलीवर नहीं किया, पर इम्प्रूवमेंट की बहुत अभी उसमें गुंजाइश मौजूद है। ऑलवेज देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सही है। सर, अभी आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, तो यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम हमारे यहाँ पाया जाता है, तो वो भी काफ़ी तनकीद की जद में रहता है। इसका कोई अल्टरनेट हल मौजूद है आपके पास? नहीं, देखिए, पूरे ग्लोब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम ही इम्प्लीमेंट हुआ है। तो HEC जो हमारा जो एक स्टूडेंट पाकिस्तान से डिग्री करता है, अगर वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत करता है, अमेरिकन जो स्टैंडर्ड्स है 4 ईयर बैचलर, फिर उसके बाद MPhil या 2 ईयर मास्टर्स, उसके बाद PhD, तो आप देखें कि वो हमारी डिग्री पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रिकग्नाइज है। अगर हम वही प्रीवियस बैचलर वाले सिस्टम पे चलें, 2 साल का BA फिर MA, डेफिनेटली उसमें बहुत सारे लोगों को एडवांटेजेस हैं, पर जनरली स्पीकिंग सेमेस्टर सिस्टम अब पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट बन चुका है, जिसमें स्टूडेंट जो होता है उसमें आपको बहुत सारा उसका जो एक मैथडोलॉजी है टीचिंग, वो बड़ी एडवांस है। उसके अंदर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टूडेंट की जो एवेल्यूएशन मैकेनिज्म, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। जो आपका एनुअल सिस्टम होता था उसमें आपके पास एक लिमिटेड जो ना मटेरियल होता है जिसमें वो बच्चे ने पढ़ना होता था, उसके ऊपर उसने वो पेपर उसका एंड के ऊपर उसमें 4 या 5 क्वेश्चंस के अंदर उसकी असेसमेंट हो जाती थी। आजकल ये है कि जो आपकी असेसमेंट, जो आपकी पूरा सेमेस्टर की असेसमेंट चल रही होती है, टीचर स्टूडेंट की जो बैक बेंचर है और फ्रंट बेंच पे बैठे हुए स्टूडेंट, उनका एक एवरेज लेके, एक माइंड सेट के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ लेके चल रहा होता है, तो वो नॉलेज ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्पार्ट होता है जो है सेमेस्टर सिस्टम में। जहाँ तक क्रिटिसिज्म की बात है, डेफिनेटली उसके लिए टीचर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि क्लास के अंदर आपके अंदर अगर जेंडर डिफरेंस है तो आप लोग कैसे मैनेज करना है, अगर आपने ग्रेड्स देने हैं तो उसमें किसी किस्म का एलिमेंट ऑफ बायस मौजूद ना हो, और आपके जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो ग्लोबली इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो। आप इस तरह के कोर्सेज कंटेंट डेवलप करें, कैरिकुलम इस तरह का होना चाहिए जो मार्केट ड्रिवन भी हो, और इसके साथ जो है ना कि आपका स्टूडेंट जो कोर्स आउटलाइन यहाँ पे पढ़ता है, अगर वो सेम अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करता है दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, तो जब वो वहाँ पे आ जाएगा, वो कहे यार पाकिस्तान में जो कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं वो वही है जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ HEC को इसके लिए एक कंसिस्टेंट प्लानिंग के साथ एक ब्रॉडर अब HEC आउटलाइंस देना शुरू हो गई है कि भाई आप इन लाइन ऑफ एक्शंस को फॉलो करें, और जो एक फ्रेमवर्क जब बन जाएगा तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें विद वेरिएशन ऑफ जो रिक्वायरमेंट होगी यूनिवर्सिटी की, पर जो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क होगा उसको तकरीबन हमको
फॉलो करना पड़ेगा। उसमें एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, यूनिवर्सिटियों की क्वालिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड में बेहतरी आएगी। सही है सर। अभी आपने टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की को एजुकेशन को लेके, तो को एजुकेशन का अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या आपके नज़दीक नज़रिया है? क्योंकि देहात के इलाकों में अभी भी वो परसेप्शन पाई जाती है कि को एजुकेशन शायद कोई गलत चीज़ है। इस हवाले से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करना देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं को एजुकेशन की फेवर में हूँ। देखिए, एक लड़की है जिसकी कल शादी होनी है, एक लड़का उसकी शादी हो रही है, लड़की या लड़के के साथ ही होनी है ना। तो अगर ये लोग पहले जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो लड़की जो होगी या लड़का होगा वो बेटर तरीके से एक दूसरे की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। और मैं समझता हूँ कि सेग्रीगेशन जो है ना वो अब भी वो ज़माना नहीं रहा। वी आर लिविंग इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम टिकटॉक की एज में रह रहे हैं, हमारे पास पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो यहाँ पे अब अगर ये बात कहें कि जी जो है ना ये सेग्रीगेशन हो, तो मैं इसको टेक्निकली मैं समझता हूँ कि उससे हम डिप्राइव करेंगे। जहाँ तक जो बात है ग्रेड, देखिए एक मैच्योरिटी की एज होती है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि लड़के या लड़की का या बच्चों का जो बिहेवियर है वो रेकलेस हो सकता है। पर आफ्टर 18 या 20 ईयर्स हर बंदा इतना मैच्योर हो चुका है, उसे अपने अच्छे और बुरे का पता है। तो मेरा ख्याल कि एट दैट टाइम उस एज के अंदर हम किसी के ऊपर कोई कदगर नहीं लगा सकते। हम कहें जी कि लड़के और लड़की इकट्ठे बैठ के नहीं पढ़ सकते। मैंने देखा है कि अगर एक क्लास में सारे लड़के ही बैठे हों, आप उस क्लास को कंट्रोल करना या उसका जो बिहेवियर होगा बड़ा डिफरेंट होगा। या एक क्लास जिसमें तमाम फीमेल स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं, उनका डिफरेंस होगा। जब आपकी मिक्स गैदरिंग होगी तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट का एलिमेंट आता है, एक दूसरे को पता होता है कि हमने किस लेवल तक जाना है, क्योंकि वहाँ पे ऑपोजिट जेंडर बैठा हुआ, तो हमने उस चीज़ को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखना होता है। मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रूमिंग है। इसको तो कॉलेज लेवल पे ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, 4 ईयर बैचलर लेवल के ऊपर बिल्कुल सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि जहाँ पे लड़कियों के इंडिपेंडेंट स्कूल हैं वो भी ख़त्म करने चाहिए, ताकि एक मॉडर्न अप्रोच चले। क्योंकि हम वी आर एक्चुअली लिविंग इन 21st सेंचुरी। आप किस तरह अपने आप को एम्पावर कर सकेंगे, इसमें कोई ऐसा मसायका नहीं है। देखिए, जो होती है ना, आप अगर बच्चे की तरबियत बचपन से अच्छी कर देते हैं, आपका फैमिली का माहौल कैसा है, आप इस्लाम आपको जो देता है, बेसिकली तो तलीम लेना है। नबी की हदीस मुबारक है कि आप चीन तक जाएं, अगर आपने तलीम हासिल चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। तो भाई उस ज़माने में चीन के अंदर इस्लाम तो नहीं पढ़ाया जाता था, दुनियावी तलीम दी जाती थी। उस तलीम के अंदर, इस हदीस के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है कि तलीम हासिल करो, आप डिस्टेंस के ऊपर जाएँ, डिस्टेंस की भी अगर जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसको बर्दाश्त करें। दूसरा, लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज में आप जाएंगे, सीखेंगे, नए दुनिया के नॉलेज को सीखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये मेल और फीमेल का जो सेग्रीगेशन है ये बिल्कुल ही होना चाहिए। और को एजुकेशन को मैं तो स्ट्रॉन्गली प्रमोट करता हूँ, और इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मेल और फीमेल का बढ़ता है। सही है सर। यकीनन जो आजकल का दौर है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है पूरी दुनिया, तो सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल्स थे या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है? देखिए, डेफिनेटली पैराडाइम तो शिफ्ट होगा। किसी ज़माने में न्यूज़पेपर्स के ऊपर सारी आपकी पॉलिटिक्स चलती थी, उसी के ऊपर ही सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद आपका टेलीविज़न का दौर आ गया। उसके बाद आपका देखें कि जो गल्फ वॉर 1990 के बाद आप देखें कि मीडिया, CNN इफेक्ट और मीडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आ गया था उसके ऊपर, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर, वॉर के अंदर, कन्फ्लिक्ट के अंदर। अब जो दौर है अब सोशल मीडिया का, मैं समझता हूँ इसने एक सिटीजन जर्नलिज्म, ये जब से ये सोशल मीडिया आया है, जिस तरह वो +10 के अंदर है या किसी भी जगह पे आप देख लें, एक बंदा अपना मोबाइल कैमरा लेके जाता है तो वो वहीं से वीडियो बनाता है। अगर किसी को कोई वहाँ पे लोग मर रहे हैं या कोई अदारा किसी लोगों को पनिश कर रहा है या मार रहा है या पुलिस की कोई अगर प्रॉब्लम है, तो फ़ौरन वो वीडियो बन के जब वायरल होती है तो उसी वक्त गवर्नमेंट को उस इशू को एड्रेस करना पड़ता है। जो टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजंस है ना वो बड़ा कम हो गया सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया की ब्यूटी है। पर एक प्रॉब्लम सोशल मीडिया के साथ है, वो है फेक न्यूज़। अब क्या होगा, लोग अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं या एक अपने इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। उससे ये हो सकता है, एक एहतमाल है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है या एग्जैजरेशन के ऊपर बेस्ड है या उसमें फेक न्यूज़ का एलिमेंट है, एक्यूरेसी नहीं है, वो एक एलिमेंट सोशल मीडिया के अंदर मौजूद है। क्योंकि सोशल मीडिया सेल्फ सेंसरशिप के ऊपर चलता है, उसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल सेंसरशिप नहीं है। और जबकि जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें ऑर्गेनाइजेशनल
जो है ना वो है क्या उसको कहते हैं आपको उसके ऊपर एक पॉलिसी मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है। उसके ऊपर पैमरा भी अप्लाई होता है, बाकी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज अप्लाई होती है अकॉर्डिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सोशल मीडिया एक बंदा यूरोप में बैठा हुआ है, वो किसी के बारे में कोई भी चीज़ बात कर सकता है, तो उससे ये होता है कि एक किस्म का हजान सोसाइटी के अंदर पैदा हो रहा है। देखिए फ़ायदे भी हैं और वहाँ पे नुकसानात भी हैं। अगर हम पाकिस्तान का प्रॉपर नैरेटिव बिल्ड करना है सोशल मीडिया के ऊपर, एक पॉजिटिव इमेज देना है, तो हमें हमारे जो मैस कम्युनिकेशन स्कूल्स है जहाँ पे हम नए स्टूडेंट्स पढ़ के निकल रहे हैं, उनकी उन लेवल पे ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है। वो आइडेंटिफाई कर सकें कि फेक न्यूज़ क्या है, उसको ये पता हो कि मीडिया एथिक्स क्या है, हमने किस लेवल तक जाना है, पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम खबर एक चला देंगे, बाद में हमें रियलाइजेशन होगी यार ये तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए थ्रेटेंड है। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को जो लोग रन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी कोई पॉलिसीज़ और लॉ बनाने की ज़रूरत है कि उनको जो पाकिस्तान में बैठे कम से कम उनको एक सर्टन लेवल तक उनको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाया जाए। और जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जहाँ से ये बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं सोशल मीडिया के, जो आगे अपने चैनल्स बना रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि भाई ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, आपने इन चीज़ों को इस तरह एवेल्यूएट करना है। क्योंकि मीडिया एक ऐसी दो धारी तलवार है कि जब आपकी एक इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हो जाती है, आप उसके बाद 10 बयानात 50 बयानात भी दें कि जनाब वो उसके ऊपर आके आइडेंटिफाई कर जी ये गलत खबर नशर हो गई है, तो जब एक बार नशर हो गई है तो मेरा ख्याल उसके बाद उसके ऊपर जो है ना वो उसको क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाए। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था कि किसी एक पॉलिटिशियन है उसके ऊपर कहा जिनके घर से बहुत बड़ी अमाउंट पैसों की निकली है, बाद में मीडिया चैनल्स में भी चला दिया जी। 12वीं मेमन साहब का था मेरा ख्याल, तो बाद में पता चला कि वो करप्शन थी नहीं, वो एक फेक न्यूज़ चल रही है और ऐसी चली है, चलते 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 वो देखिए किस तरह चला। ये एक बड़ी पिकुलर एग्जाम्पल है जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि भाई किस तरह आप किसी की पगड़ी उछाल सकते हैं अनटिल अनलेस कि आपके पास प्रॉपर एविडेंस मौजूद नहीं है। फिर भी हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें हमें कुछ एक पॉलिसी गाइडलाइंस मौजूद है, हमें पता है कि यार ये हमारी लिमिट्स है, पैमरा या गवर्नमेंट में ये बताती है या आपने ये लर्न किया, हमने किस तरह प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करना है, बात कैसे करनी है, ये चीज़ें सोशल मीडिया में थोड़ा सा इसमें लैक है। सही है सर, यकीनन हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको अनबाइस्ड होने में कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरी चीज़ ये जैसे आपने बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाता है, तो वो पैमरा के थ्रू या जैसे भी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो एज अ वॉच डॉग इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो चैनल मालकान के थ्रू या कोई भी किसी भी। देखिए उसमें दो चीज़ें, अगर तो जो फिलोसफिकली अगर देखें तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मीडिया दे लैप डॉग है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है क्योंकि एडवर्टाइजर्स उनको पैसे दे रहे हैं। मीडिया मालकान का एक अपना माइंडसेट है, डिफरेंट मीडिया मालकान कोई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कुछ डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया, वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी सपोर्ट के लिए मीडिया को सपोर्ट कर रही है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट का माइंड है मीडिया वॉच डॉग है, तो भाई अगर ये वॉच डॉग है तो उसको वॉच डॉग का रोल किसने दिया है? पब्लिक ने दिया है, किसने दिया है? तो मीडिया का काम है कि टू ब्रिंग टू लाइट द वीकनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिसी लाइन, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ मीडिया का जो रोल है ना इसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर, वो इशू स्पेसिफिक है। कुछ इश्यूज़ के ऊपर मीडिया जो है ना वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है और कुछ इश्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट के का साथ भी देता है। अगर आप फॉरेन पॉलिसीज़ में देखें जिसमें गवर्नमेंट को अच्छा काम कर रही हो तो मीडिया का रोल ये है कि एज ए मिरर काम करे, उसको सपोर्ट करे। अगर मीडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट कैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को एट कंट्री लेवल, रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल को प्रोटेक्ट कर सकेगी। तो मीडिया का रोल जो है ना वो डेफिनेटली सेंसिटिव है। और जहाँ तक आप मीडिया की बात करते हैं कि उसके बायसनेस का जो एलिमेंट है, तो डेफिनेटली पिछले कुछ सालों से मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो चैनल रेटिंग है इसने एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। डिफरेंट जो एंकर्स हैं वो अपनी चैनल रेटिंग की वजह से कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसी डिसेंसी का जो एक म्यार है हमारा उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ होता जा रहा है। लड़ाइयाँ हो रही हैं टॉक शोज़ के अंदर, कोई लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल हो रही है जो एक डिसेंट लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए। सही है। सर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पैलेस्टाइन और जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है उस तनाजुर में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको आप सपोर्ट करते हैं या आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक है इमोशनलिज्म और एक है रैशनल थिंकिंग कि भाई आप कर क्या सकते हैं।
देखो, पाकिस्तान के पास एटम बम भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपके पास एक ऑर्गेनाइज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी मौजूद है, हमारे पास फाइटिंग कैपेसिटी भी मौजूद है। पर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें, जब आप वॉर में जाते हैं कि आपको पर डे के हवाले से पैसे रिक्वायर्ड है। अब एक तरफ IMF से पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना से आप $1-1 बिलियन के लिए जो है ना आप कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। इस सिचुएशन में पाकिस्तान के पास बड़े लिमिटेड किस्म की ऑप्शंस हैं कि वो ऑल ऑफ दी वे जाके कह जी हम अपनी फोर्सेस उतार रहे हैं। ईरान नहीं उतार रहा, सऊदी अरब नहीं कुछ कर रहा, तुर्की नहीं कर रहा, नहीं कर सकते। उसका एक तरीका ये है कि आप डिप्लोमेटिकली प्रेशर बिल्ड करें। यू विल टॉक टू अपोजिट पावर्स, जिस तरह रशिया है और चाइना है, इनको मोटिवेट करेंगे भाई दिस इज़ द प्रॉब्लम, इतना इनोसेंट ह्यूमन बींग्स का कत्ल किया जा रहा है, इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए ताकि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर तमाम मुसलमान कंट्रीज़ को और स्पेशली मीडिया को, अब देखें ना हमारा अब मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया वो डेफिनेटली कंट्रोल्ड बाय सम अप टू सम एक्सटेंट, जो उसकी कंट्रोल में भी है, या वो एक ऐसा ग्रुप कंट्रोल कर रहा है उनका कि जो मुसलमानों के जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो भाई हमें अपने मसल्स को मजबूत करना चाहिए। जिस तरह अल जज़ीरा, इस तरह मुसलमान कंट्री से अपने बड़े चैनल्स लेके आए जो पूरी दुनिया में देखे जाए। जो CNN के मुकाबले के ऊपर क्यों नहीं खड़ा करते भाई अपना एक मुसलमानों का चैनल, जो पूरी दुनिया में जाए, मुसलमानों की बात को, उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखे वहाँ पे। अब आप देखें कि आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर तक भी आपको वहाँ पे चीज़ें पहुँचाने की इजाज़त नहीं है। देखिए हम जब तक एक यूनिटी नहीं होगी सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में, ईरान में और टर्की के अंदर, अगर ये 4 कंट्री मिल जाएं, प्लानिंग करें फ्यूचर की कि भाई हमने अगले 20 साल तक हमने एक मिलिट्री इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स इस तरह हमने चीज़ों को लेके चलना है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस तरह बनाना है कि हम वॉर के तनाज़र में भी चीज़ों को देखें, इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथन करने के तनाज़र में देखें। फिर 15-20 साल बाद जाके आप इस पोजीशन में आ सकते हैं सारे कंट्री कि आप बहुत सारी रीजनल पावर्स की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। आपके पास बम भी है, आपके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, आपको भी ग्रो करना है। इन सर्कमस्टांसिस में एट प्रेजेंट जो है ना आपके पास सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ऑप्शन बचता है कि आप उसको ले सकें। आप इंटरनेशनल पावर्स के साथ स्ट्रांगली मूव करें, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर इस इशू को लेके जाएं। अभी तो सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑप्शन है, या उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए, उनके ऊपर इजराइल के ऊपर के, ताकि वो जो ना ह्यूमन जो किलिंग हो रही है वहाँ पे, जेनोसाइड हो रहा है, इसको हम उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। लोगों को देखें ना किस तरह ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रॉय हो रहा है, बिल्डिंगें गिरा दी गई हैं और बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है और लोग सारे यहाँ पे चुप करके बैठे हुए हैं। अब हमारे पास क्या है, हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उनकी अभी तो फूड की या दवाइयों की ज़रूरत है, इन चीज़ों के ऊपर हमें जाने की ज़रूरत है। प्लस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है कि अगले, इस वक्त तो जो होना था हो गया, अगले 10 साल बाद आपकी तरफ कोई आंख ना उठा सके, आप तमाम कंट्री अपने रिसोर्सेज को पूल करें। उसके लिए आपको फिर सुपर पावर्स की जो आपको नहीं पसंद करती, उसमें अमेरिका भी और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आपको उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा कि भाई आप अपने रिसोर्सेज देखिए। आपको कोई रोक तो नहीं सकता कि आप किसी कंट्री के साथ किस तरह के ताल्लुकात बनाते हैं। आप उनके साथ अपने रिसोर्सेज को पूल करें, और जब तक आप अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, कुरान भी हमें यही मैसेज देता है कि अपने आप को दुश्मन के मुकाबले में अपनी ताकत और घोड़ों के दस्ते तैयार रखो। सूरत इनफाल में है तो घोड़े के दस्ते क्या हैं, टैंक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, मिसाइल है, और ताकत क्या है, एटम बम है। तो भाई मुसलमानों को इसकी तरफ जाना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी में 24 घंटे काम होना चाहिए, आप नए रिसर्च करें, नई टेक्नोलॉजीज़ को डिवाइस करें, फिर ही आप मुकाबला कर सकेंगे ना। अब आप सिर्फ कहेंगे जी आप बैठ गए हैं और जो अल्लाह ताला कुछ करे, अल्लाह ताला और क्या कर सकता है? कुछ अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर भी तो जिम्मेदारी डाली है कि आप कुछ करें। प्रॉफिट की आप लाइफ देख लें, जितनी जंगें हुई हैं प्रॉफिट ने अपने पेट के ऊपर 2-2 पत्थर बांध दिए हैं, और ख़ुद जंग के अंदर सबसे आगे वो प्रॉफिट खुद हुआ करते थे। तो दिस इज़ द लीडरशिप, द जो डायनामिक लीडरशिप प्रॉफिट ने जो पीस बी अपॉन हिम ने प्रोवाइड किया है, हमने उस एंगल्स को हम देखें। हम वो हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान की लीडरशिप को देखें, तो अगर हम उन लाइंस पे चल पड़े तमाम मुसलमान कंट्री, तो बहुत सारी ऑप्शन से निकल सकते हैं। यकीनन मुस्लिम ब्लॉक को इकट्ठे होकर सोचने की ज़रूरत है। और लास्टली मैं आपसे ये मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आजकल स्टूडेंट्स में बहुत रुझान पाया जाता है मीडिया को लेके, मीडिया स्टडीज़ को लेके, तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जितने स्टूडेंट्स में रुझान है उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मौजूद है मार्केट में। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें मोर दैन 60% पॉपुलेशन जो आपकी 30 ईयर्स से कम है, बच्चों में कंपटीशन है, मीडिया का दौर है, लोग कर रहे हैं।
जॉब्स आपने क्रिएट करनी है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। अब आप देखें सारा कुछ आईटी के ऊपर शिफ्ट हो गया है। और कितना, जब कोविड आया था किसी के दिमाग में भी नहीं था कि जनाब अब घरों में बैठे आप स्काइप के ज़रिए कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस चल पड़ेंगे, अमेज़ॉन के ऊपर काम आ जाएगा। पाकिस्तान में बैठे लोग जो है लाखों रुपए कमा रहे हैं, यंग बच्चे हैं बिल्कुल। तो अब हमें सिर्फ कन्वेंशनल मेथड ही अडॉप्ट नहीं करना चाहिए जी हमें किसी टीवी चैनल में नौकरी मिल जाए, या हमें किसी न्यूज़पेपर में जॉब मिल जाए, या हमें किसी कंपनी के अंदर जॉब मिल जाए। आप अगर आप मिल भी जाएगी ना, वो 2 लाख रुपए 50,000 से स्टार्ट करेंगे, 30,000 से स्टार्ट करेंगे जी। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप कोई ऐसी स्किल सेट सीख लें, आप अपनी वेबसाइट बनाएं, आप अपना बिजनेस लॉन्च करें, आप टेक्नोलॉजी के यूज़ को आप लेके आएँ। जो अब मैं फ्यूचर देख रहा हूँ ना, अब आपको जो आपकी जनरेशन है और अगले आने वाली जनरेशन है, उसका सबसे बड़ा कंपटीटर जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बिल्कुल। अगर आपने आपने आपको इक्विप नहीं किया, उसको लर्न नहीं किया, और मशीन के मुकाबले में अपने आप को अगर आपने स्ट्रेंथन नहीं किया, तो भाई ये आपको खा जाएगी। अब इसलिए आपको अपनी नई जनरेशन को, मैं HSC को भी रिकमेंड भी करता हूँ, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मैं इल्तिजा भी करता हूँ कि हम लोगों को अब इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि जो आने वाले चैलेंजेस हैं फ्यूचर के अंदर, अगर हम अपने बच्चों को उसके मुताबिक इक्विप नहीं करेंगे, अपनी जनरेशन के मुताबिक लेके नहीं चलेंगे, तो ये बहुत बड़ा मसला आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये बाकी चीज़ें, हम बजाय ये कि उसको नेगेटिवली यूज़ करने के लिए उसको पॉजिटिवली उसको यूज़ किया जाए, उसके बेनिफिट लिए जाएँ और उसके लिए जॉब्स क्रिएट की जाएँ, स्किल सेट को इन्हांस किया जाए। तो कैसे नहीं जॉब क्यों नहीं मिलेगी? आखिर दुनिया में लोगों को जॉब मिल रही है, पाकिस्तानियों में टैलेंट की कमी तो है ही नहीं है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ फोकस करें, मेरा जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा, मैंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं शेयर कर देता हूँ आपसे कि जब हम पाकिस्तानी, दे आर वंडरफुल पीपल, इंटेलिजेंट हैं, बड़े ओबीडियंट हैं, ये एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जब इनको ग्रुप की शक्ल में बिठा दिया जाए ना, 5-4 लोग ये लेग पुलिंग में लग जाते हैं। वो एक्चुअली कलेक्टिव विजडम के साथ काम नहीं करते, इंडिविजुअल फोकस है, बादशाहत का निज़ाम की तरह हमारे लोगों का दिमाग काम करता है। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग, तरबियत, एजुकेशन और रिफॉर्म्स जो माइंड सेट का ना वो करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ये दिनों में, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, साल में नहीं होगा। इसके लिए एक कॉन्सिस्टेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि 5 साल बाद, 6 साल बाद आपके उसके समरात नजर आए, और वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए पॉलिसी के अंदर। गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो अगली गवर्नमेंट भी उसी को फॉलो करे। कुछ चीज़ों के ऊपर हमें कॉन्सेंसस करने की ज़रूरत है। एक आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके ऊपर कॉन्सेंसस होना चाहिए कि भाई ये अगले 20 साल प्लान है, तमाम गवर्नमेंट्स को फॉलो करेंगी। एजुकेशन पॉलिसी है, तमाम गवर्नमेंट्स में एजुकेशन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके लेके चलें। फिर आपके जो अहम ओहदे हैं जिनके ऊपर आप लोग हायर कर रहे हैं, वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की लीडरशिप है, टॉप लेवल लीडरशिप, सेकंड टियर लीडरशिप, उनका बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएं जिनको आपने हायर करना है। एजुकेशन का आप एक स्ट्रेटजिक विजन लेके आएँ, फिर ही आप हार्वर्ड जैसे बड़े इदारों की तरफ सोच सकते हैं। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी आप देखें, हम इधर उधर से खांचे लगाते हम कह देते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है जी। तो उसका तरीका क्या है, क्यों नहीं है? ये नहीं है कि हमारे पास विजन की कमी है या हमारे पास लोग टैलेंटेड नहीं है। टैलेंट पड़ा हुआ है, उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। यही अब देखें ना, सैलाब आता है, पानी आता है, बिल्डिंगों उड़ा के ले जाता है, फसलें तबाह हो जाती हैं। अगर इसी पानी को आप चैनलाइज कर लें, डैम बना लें, उसमें जमा कर दें, तो भाई मेरे वही पानी बिजली पैदा करता है, वही पानी खेतों में अगले 1 साल यूज़ होगा। तो ये जो एनर्जीज होती हैं ना, उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। सही है, यकीनन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये होगा तभी जब हम इसे शुरू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ घड़ियाँ हमें अदा की, और यकीनन मेरे समेत हमारे नाज़रीन भी आपकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।